हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। 108 दिन की सीरीज़ में हमने हिस्ट्री का जो 4 लेक्चर कर चुके हैं, उसमें हम लोग वायसराय कर रहे थे। वायसराय, गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर, ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स कर रहे थे। जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि बंगाल का एक गवर्नर बनना स्टार्ट होता है, फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से उस बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद दे दिया जाता है। ठीक, फिर वो जो बंगाल का गवर्नर होता है, फिर उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और 1858 के एक्ट के द्वारा अब उसे भारत का वायसराय बनाया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे थे। थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हमने जाना कि द्वैध शासन लगाया था, 2 बार भारत में शासन किया, 1756 से 60 और 65 से 67 के बीच में। ये आत्महत्या करने वाला व्यक्ति था जो कि इंग्लैंड में आत्महत्या कर लेता है। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे, आत्महत्या कर लेता है इंग्लैंड में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। फिर इसने व्यापार समिति बनाई थी। मैंने बताया कि नमक हो गया, सुपारी, तंबाकू इत्यादि चीज़ पर व्यापार समिति के जो सदस्य थे उन्हीं को एकाधिकार दे दिया था। अगला आता है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स कब से कब तक रहता है, ईयर याद करना बहुत जरूरी है। 1773 से 85 तक ये जो है भारत में बंगाल में गवर्नर के पद पर रह रहा है और यही गवर्नर जनरल भी बन जा रहा है। तो अंतिम गवर्नर बंगाल का पूछा जाएगा तो वॉरेन हेस्टिंग है, और पहला गवर्नर जनरल बंगाल का पूछा जाएगा वो भी वॉरेन हेस्टिंग है। रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय में आया, तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, वॉरेन हेस्टिंग के समय में। किसके ऊपर महाभियोग लगा, अगर पूछा जाता है कि ऐसा गवर्नर जनरल जिसके ऊपर महाभियोग लगा, तो वो भी आपका वॉरेन हेस्टिंग है। पहले पैदल सेना बनाया था जिसका नाम था द फर्स्ट ब्राह्मण्स। ठीक है, पहला सुप्रीम कोर्ट किसके समय में बना, तो वो भी वॉरेन हेस्टिंग के समय बना, जिसके जो चीफ जस्टिस थे वो थे आपके एलिजा एम्पे। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। भारत में निष्पक्ष न्याय का जन्मदाता वॉरेन हेस्टिंग को कहा जाता है। हर जिले में फौजदारी और दीवानी न्यायालय इसने बनाया था। आंग्ल मराठा वॉर भी इसी के समय में हुआ, 1775 से लेकर के 82 में, और दूसरा मैसूर युद्ध जो था 1780 से 84 के बीच में, जो कि जिसका अंत होता है मंगलौर की संधि के साथ, वो भी आपका वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में कलकत्ता में स्थापित की गई। उस समय भी जो गवर्नर था बंगाल का, गवर्नर जनरल, वो आपका वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक, पिट्स इंडिया एक्ट भी 1784 में ही वॉरेन हेस्टिंग के समय में आता है। अगला जो गवर्नर आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल है लॉर्ड कॉर्नवालिस। यही सब अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अगला गवर्नर जनरल आता है, जो कि 1786 से 93 तक शासन करता है। जब आपका हेस्टिंग हटता है तो भी 1-2 गवर्नर आते हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए उसको स्किप कर दिया है। तो अगर प्रश्न पूछता है कि कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है बंगाल का जिसकी मृत्यु भारत में होती है, तो है तो 2, लेकिन ये याद रखिएगा कि गाजीपुर में जिसका मकबरा है, जिसको दफन किया गया, ठीक है, मकबरा बोलो या फिर जहाँ दफन करते हैं सिमेट्री बोलो, तो वो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। गाजीपुर में इसका जो है मकबरा या सिमेट्री है। स्थायी बंदोबस्त कौन लेकर के आया था, परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लेके आया था। जमींदार को भूमि का स्वामी बना दिया था इसने। फिर कॉर्नवालिस संहिता भी इसने लिखी थी, जिसमें सूर्यास्त का नियम और शक्ति का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र किया था। योग्यता के आधार पर पद प्राप्ति का सिद्धांत सबसे पहले कौन लेकर के आया था, तो पद प्राप्ति का सिद्धांत लेकर के आया था कॉर्नवालिस। पुलिस सेवा कर जन्मदाता किसे कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन पुलिस सिस्टम, तो वो भी कॉर्नवालिस है। सिविल सर्विसेज का जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो वो भी आपका कॉर्नवालिस है। बेसिकली वॉरेन हेस्टिंग जो था वो सिविल सर्विसेज लेकर के आया था, लेकिन सिविल सर्विसेज में इंपॉर्टेंट प्रावधान और अमेंडमेंट्स जो करने थे, जो भी परिवर्तन अमूल चूल हुए, वो कॉर्नवालिस ने किया। इसीलिए आपका ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज का जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इसने संस्कृत कॉलेज बनारस में स्थापित किया। ठीक है, और गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के नाम से आज भी जाना जाता है। किसी व्यक्ति ने कमेंट किया था संपूर्णानंद संस्कृत कॉलेज, ठीक है, तो उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। संपूर्णानंद कॉलेज ही जो संस्कृत कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था, जिसको जोनाथन डंकन ने इस्टेब्लिश किया था। तो याद रखिएगा, जोनाथन डंकन का प्रपोजल था और कॉर्नवालिस ने एक्सेप्ट किया था। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लेकर के आता है, जिसे जमींदारी प्रथा या इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। फिर अगले जो हम लोग गवर्नर जनरल पढ़ने वाले हैं बंगाल के, उनका नाम है जॉन शोर। जॉन शोर 93 से 98 यानी कि लगभग 5 साल तक यहाँ पर गवर्नर जनरल रहते हैं। उन्होंने एक नीति अपनाई थी, इसका नाम है अहस्तक्षेप की नीति। अब उसको इंग्लिश में एग्जैक्टली शायद पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस कहते हो। ठीक है, तो इनके बारे में जानिएगा। जब भी जॉन शोर का नाम आता है या हस्तक्षेप की नीति आती है, तो उस पर आप लोग जॉन शोर को लगा देंगे। और 93 से 98 के बीच की घटनाओं में ये याद रखिएगा कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो जॉन शोर है। 98 से 5 तक एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति गवर्नर जनरल बनकर के आता है। सबसे कम उम्र का जो गवर्नर जनरल है उसका नाम है आपका लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, 37 वर्ष का था। ये पॉइंट याद रखना है। इसको मार्क्विक्स ऑफ वेलेजली भी कहा जाता था। ठीक है,
अगला है कि विस्तृत प्रदेश की नीति लेकर के आता है कि भारत में किस तरह से प्रदेश का विस्तार कर लिया जाए। ठीक, सबसे पहले ये जो सहायक संधि वाला कंसेप्ट है वो 1765 में डुप्ले के द्वारा, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर है, उसके द्वारा फॉलो किया जाता है। डुप्ले एक बहुत ही योग्य गवर्नर था, लेकिन फ्रांसीसी सरकार जो है उसके उस योग्यता का लाभ नहीं ले सकी। ठीक है, हालांकि बाकी अंग्रेज लोग जो है उससे काफ़ी प्रभावित हुए और बहुत सारी पॉलिसीज़ उसकी अडॉप्ट की। सहायक संधि भी लेकर के आता है, सब्सिडरी अलायंस जिसको बोलते हैं, और सहायक संधि के अंतर्गत बहुत सारे स्टेट्स को जो है ब्रिटिश राज में मिलाने के लिए तत्पर रहता है। उसमें सबसे पहले 1798 में हैदराबाद, नाम याद रखेंगे, 1799 में मैसूर, 99 में ही तंजौर, फिर एक साल छोड़ करके 1801 में अवध, 1802 में पेशवा, 1803 में भोसले, ठीक है, और 1803 में ही सिंधिया और गायकवाड़, ये तीनों जो है मराठों के अंतर्गत आते हैं इनको। और सबसे लास्ट में जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर को ये सहायक संधि के द्वारा ब्रिटिश राज में मिला लेता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ही हुई थी, 1800 में कलकत्ता में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट बहुत बार पूछा हुआ है, याद रखेंगे। चौथा जो मैसूर युद्ध होता है 1799 का, वो भी लॉर्ड वेलेस्ली के ही काल में होता है। आपको पता होता है कि श्रीरंगपट्टनम की जो संधि होती है वो 90 से 92 चले युद्ध, तीसरा जो मैसूर युद्ध था उसमें होती है। और अभी 99 में जो आपका युद्ध हो रहा है उसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है, जबकि लास्ट जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी वो भी अपमानजनक संधि जो है टीपू सुल्तान को करनी पड़ती है। एक बात और बता रहा हूँ, आप लोगों को ये महसूस हो रहा होगा कि मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ। ठीक, तो हाँ, मैं तेज बोल रहा हूँ क्योंकि 108 दिन में मैं चाहता हूँ अपने साइड से कि मैक्सिमम सब्जेक्ट कवर किए जाए। ठीक, आप लोग अगर चाहते हो कि कोई हिस्ट्री पढ़ना है तो मैं 60 दिन अगले हिस्ट्री पढ़ा दूंगा बड़े आराम से। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि सर हिस्ट्री जो है 20, 25, 30 दिन में आपसे खत्म कर दो और नए नए सब्जेक्ट्स जो है स्टार्ट करिए, जैसे ज्योग्राफी कंप्लीट करा दीजिए, पॉलिटी कंप्लीट हो गया है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दीजिए, एनवायरमेंट और साइंस तो जानिए चुटकियों में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है, 10 बार पढ़ा हुआ। तो बिल्कुल जो है टेंशन फ्री होकर के लेक्चर को ध्यान से सुनिए, जितनी चीज़ें नोट डाउन करनी है उतनी करिए। और मैंने आपको बताया है कि 10 क्लास होते होते मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो बिल्कुल पीडीएफ के लिए भी परेशान नहीं होना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन रखने की कोशिश करनी है। और एक बात, जीसी यानी कि घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं। अब आप कहते हो कि घटना चक्र नहीं, वाईसीटी पब्लिकेशन का यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन, तो किसी का भी सॉल्व करो यार, बस सॉल्व करना है। चलो, ज़्यादा बातचीत नहीं। आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1802 से 3 के बीच में, जहाँ पर बसीन की संधि हो रही है। उस समय भी लॉर्ड वेलेस्ली ही जो गवर्नर जनरल था। ठीक, इसके बाद आते हैं सर जॉर्ज बार्लो, 1805 से 7 के बीच में जॉर्ज बार्लो रहते हैं। वेल्लूर का सिपाही विद्रोह हुआ, वेल्लोर या वेल्लूर बोलते हैं, जो भी बोल लो, मद्रास में स्थित ये जगह है, ठीक है, तमिलनाडु में, जहाँ पर तिलक लगाने पर रोक के कारण वेल्लोर में एक सिपाही विद्रोह या सिपाही म्यूटिनी जिसको कहते हैं वो हुआ। विलियम बेंटिंग तत्कालिक समय में जो है मद्रास का गवर्नर हुआ करता। तो ये चीज़ याद रखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं बंगाल का गवर्नर जनरल, और इस समय में जो मद्रास है वहाँ पर भी एक अलग गवर्नर बैठा हुआ है, तो उसका नाम है विलियम बेंटिंग, जो बाद में गवर्नर जनरल बनेगा। अभी आपको बता रहा हूँ वो भारत का बनेगा। फिर आते हैं लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो के समय में क्या क्या काल हुआ, तो 1807 से 1813 तक लॉर्ड मिंटो रहते हैं। भारतीय सीमा की सुरक्षा है तो ये अनेक काम करते हैं, जैसे संधियां करते हैं आसपास के पड़ोसी मुल्कों से। अमृतसर की एक संधि करते हैं 1809 में रणजीत सिंह के समय। ठीक है, मतलब ये नहीं करते हैं, ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं उस समय में। ठीक है, और इन्हीं के समय में 1813 का चार्टर एक्ट पारित होता है। तो लॉर्ड मिंटो आप लोग जानते भी होंगे कि मार्ले मिंटो सुधार आता है, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, कब आता है, 1809 शायद। ठीक है, तो देखिए मैं भी कंफ्यूज हुआ, ये मिंटो वो मिंटो नहीं है, वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय हैं, जो कि 5 से 10 के बीच में रहते हैं। ठीक है, 1909 में आता है वो रिफॉर्म। ठीक, तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखिए पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है कि कंसंट्रेशन एग्जैक्टली वहाँ नहीं रहता है, क्योंकि मैं अभी लॉर्ड मिंटो पर बेसिकली फोकस किया हूँ। ठीक, तो 1813 का चार्टर एक्ट जो है इनके समय में पारित होता है। लॉर्ड मिंटो नाम है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय दोबारा आएंगे 1905 से 10 के बीच में रहेंगे, तब 1909 में पारित होगा आपका मार्लो मिंटो रिफॉर्म। ठीक, फिर आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में कुछ काम हुआ, जैसे सुगौली की संधि हुई। यहाँ पर मैं संगोली लिख रहा था, लेकिन सुगौली जो है वो करेक्ट वर्ड है। तो लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं 1813 से 23 के बीच में। बिना असफल हुए 28 युद्धों में ये विजयी रहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा बंगाल का गवर्नर है जो बिना असफल हुए लगातार 28 युद्धों को जीतता है, तो नाम है लॉर्ड हेस्टिंग।
गोरखा युद्ध किसके समय में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय में चला? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। उसमें आपको ये भी बता रहा हूँ कि वॉरेन हेस्टिंग भी ऑप्शन में रहता है, लेकिन आप लोगों को टिक करना है लॉर्ड हेस्टिंग। सुगौली की संधि के साथ नेपाल युद्ध खत्म होता है, तो ये भी पूछता है कि सुगौली की संधि किसके किसके मध्य हुई? तो अंग्रेज और नेपाल के मध्य हुई। और दूसरी चीज़ कि किस वर्ष हुई? तो 1816 में हुई। फिर लॉर्ड हेस्टिंग जो है उनको पिंडारी सरदार मल्हार राव होरकर जो है वो गोल्डन फ्लैग देता है, ठीक है। काश्तकारी अधिनियम आता है इन्हीं के समय में, और 1814 में इंडियन म्यूजियम कोलकाता में खोला जाता है, जो कि सबसे पुराना म्यूजियम है भारत का, ठीक है। ठीक, ये सुपरविजन ऑफ में खोला जाता है एशियाटिक सोसाइटी के। तो एशियाटिक सोसाइटी जो है उसके सुपरविजन में इंडियन म्यूजियम कोलकाता में खोला जाता है। अगला आता है लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक, लॉर्ड एमहर्स्ट कब से कब तक है? 1823 से 28 के बीच में लॉर्ड एमहर्स्ट है। आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 28 के बीच में होता है इन्हीं के समय में। और यान्डबू की संधि होती है आंग्ल यानी कि ब्रिटिश आर्मी के बीच में और बर्मा जो म्यांमार है वर्तमान में उनके मध्य। तो लॉर्ड एमहर्स्ट ही उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ और है कि बैरकपुर में जो विद्रोह हुआ था, बैरकपुर में जो रिवोल्ट हुआ, बैरकपुर आपका बंगाल में पड़ता है, तो बैरकपुर में जो विद्रोह होता है उसके दो कारण हैं, वो भी इन्हीं के समय में हुआ था, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। पहला था कि तिलक लगाने से मना कर दिया इन्होंने, उस कारण से हो गया कि जो भी ब्राह्मण है, ऐसी जातियां हैं जो तिलक लगाना पसंद करते हैं, तो उन्हें तिलक लगाने दिया जाए, ठीक है। तो पहला तो इस कारण से एक रीज़न ये था, और दूसरा उसी में समुद्र पर जाना अनिवार्य कर दिया। तो जितने भी ब्राह्मण्स थे वो समुद्र पार करने पर अपने धर्म का नष्ट, ऐसा मानते थे कि धर्म नष्ट हो जाएगा हमारा। तो इन दोनों कारणों से ही जो है यहाँ पर विद्रोह होता है बैरकपुर में। तो ये भी लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। फिर हम लोग ने पढ़ा था कि भारत का गवर्नर जनरल आता है यहाँ पर। विलियम बेंटिक सबसे पहले भारत का गवर्नर जनरल बनता है और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल रहता है, ठीक है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है ये, और भारत का पहला गवर्नर जनरल है, ठीक। कब से कब तक रहा है? तो 1828 से 35 के बीच में रहा है। बहुत सारे अच्छे कार्य हुए हैं, जैसे सती प्रथा का अंत हुआ है इसी के काल में। राजा राम मोहन राय हालांकि उसमें लीड कर रहे थे, और मैंने बताया था कि राजा की उपाधि जो है अकबर II ने इसको दी थी। ठगी प्रथा का अंत होता है, कर्नल स्लीमैन का नाम आता है, लेकिन अगर देता है कि कौन सा गवर्नर है उस समय भारत का, ठीक है, गवर्नर जनरल है भारत का, तो आप नाम लगाओगे विलियम बेंटिक जो है गवर्नर जनरल है भारत का। 1830 में ठगी प्रथा का अंत होता है। शिक्षा में सुधार क्या होता है कि 1833 का एक्ट होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि 1 लाख रुपये हम लोग प्रतिवर्ष भारतीयों में जो है शिक्षा प्रसार के लिए खर्च करेंगे, ठीक है। 1835 में एक समिति गठित होती है, आपको पता है कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता होती है, उसमें लॉ कमीशन भी बोला जाता है उसको। मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है जिसमें पूछा जाता है कि किस तरह से शिक्षा देनी चाहिए। तो शिक्षा का माध्यम जो है क्या बनाया जाता है? अंग्रेजी को चुना जाता है, ठीक। लॉर्ड मैकाले एक बात और बोलता है कि यूरोप की एक पुस्तकालय की अलमारी पूरे भारत और अरब के समस्त साहित्यों के बराबर है। तो भारत को ले ही बीते, अरब वालों को भी ले बीते थे ये लोग, ठीक है। तो बराबर दुश्मनी इसीलिए अरब और भारत से रहती है। चलिए, न्यायालय और उच्च प्रशासन में इन्होंने कहा कि अंग्रेजी का यूज़ होगा। उस समय भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में होती है, तो भी बेंटिक ही भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। और अफीम व्यापारियों के लिए ये लाइसेंस भी निकालते हैं, उस समय भी बेंटिक ही गवर्नर जनरल रहते हैं। तो एक बारी खुद से रिवीजन कर लीजिएगा, या नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको। 1833 का चार्टर एक्ट आता है, उसकी धारा 87 के तहत ये कहा जाता है कि जाति, धर्म, रंग, वंश के आधार पर किसी भी सेवाओं में चयन जो है वो बर्खास्त नहीं किया जाएगा, यानी कि निरस्त नहीं किया जाएगा। केवल योग्यता के आधार पर चयन होगा। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, केवल योग्यता को जो है आधार बनाकर चयन करने की बात किसमें की गई है? 1833 के चार्टर एक्ट के धारा 87 में कहा गया है। उस समय भी विलियम बेंटिक ही क्या है? भारत के गवर्नर जनरल है। अगला आता है चार्ल्स मेटकाफ। मेटकाफ को जो है प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। 1835-36 एक वर्ष के लिए आता है, लेकिन समाचार पत्रिका मुक्तिदाता या प्रेस का मुक्तिदाता, प्रेस का मुक्तिदाता। मुक्तिदाता क्यों? मतलब प्रेस वालों को ये रहता है कि कुछ भी आप छाप सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा, ठीक। फिर लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं। ऑकलैंड ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था ब्लैक एक्ट, ठीक है। तो ब्लैक एक्ट आता है मतलब कि काले गोरे में भेद नहीं और दिल से हमारा नाता है, ऐसा लॉर्ड ऑकलैंड कहते हैं, ठीक है। तो काला गोरा जो है सब बराबर, ऐसा इनका कहना था। 36 से 42 लगभग 6 साल तक यहाँ पर भारत में गवर्नर जनरल के पद पर सुशोभित रहते हैं। इन्होंने क्या किया कि जो शेर शाह सूरी रोड थी उसका नाम बदल करके GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड कर देते हैं, ठीक है ना। भारतीयों को विदेश में डॉक्टरी पढ़ने की अनुमति देने वाला जो
गवर्नर जनरल है भारत का वो है लॉर्ड ऑकलैंड, और इन्हीं के समय में मतलब ब्रिटिश संसद में ये चीज़ें पारित हुई थी, मतलब गवर्नर जनरल ये थे वो उस समय में भारत के। आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1839 से 42 के बीच में, तब भी गवर्नर जनरल यही रहते हैं। अगला आता है लॉर्ड एलनबरो, 1842 से 44 यानी कि 2 वर्ष के लिए रहते हैं। दास प्रथा का अंत करते हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत करते हैं, तो 1843 के अधिनियम 5 के अंतर्गत ये करते हैं। सिंध का विलय इन्हीं के समय में होता है, लॉर्ड एलनबरो के समय में, और चार्ल्स नेपियर के सहयोग से, ठीक है, या उनका रेजिडेंट जो रहता है चार्ल्स नेपियर रहता है, तो उसी के सहयोग से लॉर्ड एलनबरो जो है भारत में सिंध का विलय करते हैं, ठीक। उसके अलावा ग्वालियर का विलय करते हैं। मैंने ये भी बताया था कि ग्वालियर पर सिंधिया लोगों का शासन हुआ करता था। फिर आता है लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग जो है 4 वर्षों तक शासन करता है। केवल एक चीज़ इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि बिना जूता उतारे स्वर्ण मंदिर का चक्कर लगाने वाला जो गवर्नर जनरल है भारत का, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है लॉर्ड हार्डिंग। चलिए, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में इन्हीं के समय में हुआ है। इसमें आपको पता है कि क्या होता है कि जो दुलीप सिंह रहते हैं उनको जो है निर्वासित कर दिया जाता है इंग्लैंड, पेंशन देकर के वहाँ भेज दिया जाता है, और फिर उनकी मृत्यु भी वहीं हो जाती है पेरिस फ्रांस में, और दफना दिया जाता है उनको इंग्लैंड में, ठीक है। अगला आता है लॉर्ड डलहौजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना पढ़ा उसमें आपका एक तो इंपॉर्टेंट है वॉरेन हेस्टिंग, दूसरे इंपॉर्टेंट है आपके कॉर्नवालिस के बाद इंपॉर्टेंट है विलियम बेंटिक, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट है डलहौजी, ठीक है। तो डलहौजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1848 से 56 के बीच में मैंने बताया कि टोटल 8 साल जो है ये भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर के आते हैं, कुछ लोग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते हैं, जिसको बोलते हैं राज्य हड़प या विलय की नीति, ठीक है। 3 तरह से विलय करते हैं, कैसे कैसे करते हैं कल भी बताया, फिर से एक बार रिकैपिचुलेट कर देता हूँ कंप्लीटली। देखिए, 3 तरह के स्टेट यहाँ पर बनाए जाते हैं। पहला होता है पूर्णतः स्वतंत्र रियासतें, जो कि टोटली फ्री थी, उनको कोई इंटरफेरेंस ये लोग नहीं करते हैं, मतलब उसमें कोई राज्य हड़प नीति के कानून नहीं लगाते हैं। दूसरा है अंग्रेजी शासन के अधीन कुछ ऐसी रियासतें थीं जिसमें जैसे सैनिकों का कार्य कौन देखता था, अंग्रेज देख रहे हैं, या अन्य तरह की सुविधाएं अंग्रेज उनको प्रदान कर रहे हैं, तो वो अंग्रेजी शासन के अधीन थी। ये अडॉप्ट नहीं कर सकते थे बिना परमिशन के गवर्नर जनरल के, ये कोई भी बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है। और तीसरी थी अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासतें, जिन्हें अंग्रेजों ने स्थापित किया था, ठीक है, तो वहाँ पर तो अडॉप्शन पॉलिसी अलाउड ही नहीं थी। तो क्या होता है, इस तरह से वो बहुत सारे स्टेट्स को क्या करता है, अडॉप्ट कर लेता है डलहौजी राज्य हड़प नीति से। क्रम आता है कि कौन से पहले कौन से बाद में, किस क्रम में, तो हम लोग देख रहे हैं सतारा सबसे पहले 1848 में, 49 में जयपुर, फिर संभल आता है 49 में, फिर बघाट आता है 50 में, उदयपुर 52, झांसी 53, नागपुर 54, अवध 56। अवध से सबसे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, और सतारा जैतपुर, संभल और बघाट से प्रश्न पूछता है, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अवध से नंबर ऑफ टाइम्स पूछा हुआ है कि अवध का विलय कब किया, अवध का विलय कब किया, तो 1856 में अवध का विलय होता है। दुधारू गाय की संज्ञा इसको डलहौजी देता है, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना है। एसएसबी उज्जैन मैंने एक बताया था कि सतारा एक छोड़ दो, ठीक है, यहाँ पर फिर संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर करके याद कर सकते हैं, ठीक है। इनके समय में और क्या हुआ, आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1849 में, दूसरा वाला जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848-49 में इन्हीं के समय में। सिक्किम का विलय होता है 1850 के आसपास में, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे आप लोग कि सिक्किम का विलय किसके समय में हो रहा है, तो गवर्नर जनरल है उस समय लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो सिक्किम का विलय याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। अगला आता है लोअर बर्मा युद्ध होता है 1852 में। सैन्य सुधार में क्या किया, इसने सेना का एक हेडक्वार्टर बना दिया नया शिमला, और फिर उसको कह दिया हमारी ग्रीष्मकालीन कैपिटल है या समर कैपिटल जो होगी वो शिमला होगी, ठीक है। इन्हीं के समय में 1854 में वुड्स महोदय आते हैं, वुड्स डिस्पैच लेकर के आते हैं, जिसको शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा का नाम दिया जाता है 1854 ईस्वी में। तो डायरेक्टली पूछता है कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसके कहा जाता है, तो पहला वुड डिस्पैच को कहा जाता है, और दूसरी चीज़ कब आया था, तो 1854 में आया था, ठीक। सबसे आशातीत जो परिवर्तन हुआ इनके समय में वो थे इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे इन्होंने 1853 में भारत में इन्हीं के समय में इंट्रोड्यूस हुई, कह सकते हो कि इन्होंने ही इंट्रोड्यूस की, क्योंकि यही गवर्नर जनरल हैं उस समय। पहली रेलवे लाइन से रिलेटेड प्रश्न पूछता है कि कहाँ से कहाँ तक चली, तो मुंबई से थाणे तक जो है चलती है, टोटल 43 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक। कौन सी ट्रेन रहती है, तो इंजन का नाम रहता है ब्लैक ब्यूटी, या ट्रेन का नाम भी अगर आपको ऑप्शन में देगा तो आप डाल सकते हो ब्लैक ब्यूटी, ठीक है। दूसरी ट्रेन चलती है 1854 में कोलकाता से रानीगंज और मुंबई से कल्याण के बीच में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम पूछता है, पहला वाला जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर डलहौजी एक बुक लिखते हैं, इसका नाम था रेलवे मिनट, ठीक है। एक बुक है डलहौजी की, याद रखेंगे इसको भी, ठीक। अगला है यहाँ पर डाक विभाग की स्थापना 1850 में एक आयोग बनता है, जिसके द्वारा पोस्ट ऑफिस एक्ट
17, ठीक है, 1854 में डाक विभाग की स्थापना होती है और डाक टिकट का पहला प्रयोग जो है वो भी 1854 में ही होता है। फिर एक और प्रश्न पूछता है टेलीग्राफ डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो टेलीग्राफ डिपार्टमेंट भी इन्हीं के समय में आता है 1852 ईस्वी में। फिर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना होती है वो भी इन्हीं के समय में होता है। और पहले ये जो है सैनिक बोर्ड के अंतर्गत आता था पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लेकिन इसको जो है सार्वजनिक विभाग बना दिया गया, यानी कि पोर्टफोलियो अलग कर दिया जाता है डलहौजी के समय ही, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आज भारत के वायसराय। तो आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे भारत के गवर्नर जनरल, लेकिन 1857 की एक विद्रोह होता है 1857 का, जो आप लोगों ने सुन रखा होगा, बचपन से ही सुनते होंगे कि 1857 का विद्रोह कहा जाता है कि संगठित विद्रोह था एक तरह से। कमल और रोटी जो है उसका चिन्ह दिखाते थे। 1857 में बहादुर शाह जफर को ज़बरदस्ती कहा जाता है कि आप लीड करिए, जो कि लास्ट नोन रूलर है आपका मुगल्स का। तो उस विद्रोह के बाद पता है कि जो रीज़न था वो था कारतूस में जो है या तो गाय या तो सूअर की चर्बी लगती है, तो सूअर जो है वर्जित है मुस्लिमों में और गाय को अघन्या मानते हैं जो ब्राह्मण या हिंदू होते हैं, ठीक है। तो इस कारण से बहुत सारा बवाल जो है होता है और विद्रोह जो है दबाया जाता है किसी तरीके से, ठीक है। मैं बता रहा था कि बहादुर शाह जफर को लीडर बनाया जाता है जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे और इस तरह से टोटली संगठित नहीं था, ठीक है। 10 मई का दिन निर्धारित किया जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के अलग अलग जगहों पर विद्रोह को दबा दिया जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा कि कानपुर में लीड कर रहे थे तात्या टोपे, कुंवर सिंह लीड कर रहे थे आपका बिहार से, ठीक है। उनके भाई भी थे अमर सिंह। फिर बिहार आपके कानपुर से ही दो पंथिया नाना साहब भी थे, झांसी से लक्ष्मीबाई थी, आप कह सकते हो बेगम हजरत महल थी यहाँ पर लखनऊ में, उनको कैम्पबेल ने दबाया था। फिर फैज़ाबाद से एक व्यक्ति थे जिसको अंग्रेज़ों ने कहा था कि सबसे ज़्यादा जो टक्कर दिया वो फैज़ाबाद वाले ने ही दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है टोटल विद्रोह को दबा दिया गया था। हालांकि उसके बाद जब साम्राज्ञी को पता चलती हैं ये सारी चीज़ें तो डायरेक्ट क्राउन रूल आता है 1858 में। तो 1858 का जो अधिनियम है वही हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। चलिए समझते हैं भारत का वायसराय कैसे बनना स्टार्ट हुआ भारत के गवर्नर जनरल से। 1858 का अधिनियम ये कहता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो अभी तक था वो उसको गवर्नर जनरल ऑफ भारत का वायसराय बोलेंगे, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हम लोग बोलने लगे भारत का वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये साम्राज्ञी के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? कैनिंग। और पहला वायसराय कौन हुआ? कैनिंग। यहाँ से प्रश्न पूछता है, कंफ्यूज करता है। देखिए 3 चीज़ें हैं इसमें। पहले है बंगाल का गवर्नर, फिर है बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर है भारत का गवर्नर जनरल, फिर है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, फिर है भारत का पहला वायसराय। तो इस तरह से पूरा क्रम है। 6-7 ऐसे लिख लोगे तो बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं। कल ही के जैसा लेक्चर होगा, लिख लिख के मैं सामान्य रूप से पढ़ाऊंगा। तो पहला इन्होंने किया सामान्य सेना भर्ती अधिनियम, ठीक है। तो इनके समय में आता है सामान्य सेना भर्ती अधिनियम। कब आता है? 1856 में, जब ये आते हैं अपॉइंट होते हैं तभी आता है। फिर इन्होंने विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की। विश्वविद्यालयों की स्थापना, ठीक है। राइटिंग में कहीं कोई दिक्कत होगी तो आवाज़ सुनते रहिएगा। तो क्या क्या किया? 1857 में जो वुड्स डिस्पैच था उसके अकॉर्डिंग, 54 में वुड्स डिस्पैच आया था तो उसके अकॉर्डिंग कलकत्ता, तत्कालीन कलकत्ता था, अभी कोलकाता है, ठीक है, बम्बई यानी कि बॉम्बे, और उसके बाद मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसी में क्या होता है एक एक जो है विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं। फिर ये क्या करते हैं? बंगाल में 1859 में करेंसी एक्ट लाते हैं। करेंसी एक्ट 1859 में, ठीक है। और यहाँ से रुपए का प्रचलन जो है, ये रुपए का प्रचलन बढ़ जाता है, ठीक है। इंक्रीज्ड, मैं इसको लिखा हूँ ऊपर करके तीर। फिर ये भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड लेकर के आते हैं। कब लेकर के आते हैं? 1861 में लेकर के आते हैं, ठीक है। इंडियन पीनल कोड, तो ये भी याद रखेंगे, भारतीय दंड संहिता। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारतीय दंड संहिता वर्तमान में किस नाम से जानी जा रही है, ठीक है। अगला है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोपीय सैनिकों द्वारा इनके समय में ही व्हाइट म्यूटिनी होती है। क्लाइव के समय में ही
व्हाइट म्यूटिनी होती है 1859 में। ठीक है, तो मैंने बताया भी था, कल भी बताया था व्हाइट म्यूटिनी क्या है। ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा। 1861 का परिषद अधिनियम भी 1861 काउंसिल एक्ट जो आता है वो भी आपके क्लाइव के समय में आता है। तो कैनिंग के समय में आता है। तो कैनिंग से रिलेटेड इतनी बातें जो है आपको याद रखनी है। इनके बाद कौन आता है? तो इनके बाद आते हैं एल्गिन। कौन आते हैं? लॉर्ड एल्गिन। एक सेकेंड, लॉर्ड एल्गिन, ठीक है ना। लॉर्ड एल्गिन आते हैं। तो लॉर्ड एल्गिन का जो कार्यकाल है वो याद रखेंगे, 62 से लेकर के 63, यानी कि केवल 1 वर्ष का कार्यकाल है। इनके समय में क्या होता है? इनके समय में बहावी विद्रोह होता है। बहावी विद्रोह या बहावी रिवोल्ट होता है। ठीक है, और इनकी मृत्यु हो जाती है जब, तो उसके बाद जो कार्यभार है वो सर नेपियर संभालते हैं और डेनिसन संभालते हैं। ठीक, इनके समय में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सदर न्यायालय को एक साथ कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं, या रहने दीजिए, बस एक ही चीज़ है कि बहावी विद्रोह जो होता है इन्हीं के समय में हुआ है। अगला देखते हैं गवर्नर जनरल वायसराय हम लोग का कौन है? तो जॉन लॉरेंस हैं अगले, जॉन लॉरेंस। ये जाने जाते हैं कुशल अकर्मण्यता की नीति के लिए। ठीक है ना, मास्टरली इनएक्टिविटी इसको कहते हैं। सन 1864 से लेकर के ये 68, यानी कि 4 वर्ष के लिए वायसराय बनते हैं। पहले समझते हैं कि 1857 का जब विद्रोह हो रहा था, 1857 का सैनिक विद्रोह जब हुआ, तो ये पंजाब के गवर्नर थे, पंजाब के गवर्नर थे। ठीक है, पहली चीज़ इनके बारे में ये पता चल गई। ठीक है, और दिल्ली पर जो है अधिकार करने में या दिल्ली कब्जे में लेने में, यानी कि जो आपका बहादुर शाह जफ़र था उसे निर्वासित कर दिया जाता है, वहाँ से हरा करके या खदेड़ करके वो यंगून चला जाता है। ठीक है, और उसकी जो बेगम रहती हैं वही क्या करती हैं, बताती हैं, या उसको जो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो अंग्रेज़ों को टिप देती हैं एक तरीके से। तो इनको दिल्ली पर पुनर्अधिकार, ठीक है, पुनर्अधिकार के लिए जाना जाता है। तो इनको कहा जाता है भारत का रक्षक, भारत का रक्षक भी कहा जाता है। उसके बाद इनके समय में ही कुशल अकर्मण्यता की नीति आई। कुशल अकर्मण्यता की नीति, जिसको बोलते हैं आपका मास्टरली इनएक्टिविटी। ठीक है ना, मास्टरली इनएक्टिविटी कहते हैं। कुशल अकर्मण्यता की नीति जॉन लॉरेंस के समय में आई है। ठीक है, तो देखिए बात ये है, कुशल अकर्मण्यता की नीति मैं ब्रीफ में आपको समझा रहा हूँ। इस नीति का मतलब ये था कि अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में ब्रिटिशर्स के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि रूस से हम लोग अच्छा संबंध, या ब्रिटिशर्स जो है रूस से अच्छा संबंध रखना चाहते थे। तो रूस से कहते थे कि आप एक अपनी बाउंड्री लाइन डिसाइड कर लो, यानी कि आप अपनी बाउंड्री लाइन के अंदर कितना भी प्रसार कर सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अफगानिस्तान में घुसने लगना। ठीक है, अगर हम इनएक्टिविटी यानी कि मास्टरली इनएक्टिविटी को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब हम अफगानिस्तान को सुदृढ़ तो करना चाहते हैं, लेकिन हम मतलब सामने से जाकर के किसी तरह का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई अन्य राष्ट्र जैसे रूस जो है वो जाकर के आपके अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, तो यही थी कुशल अकर्मण्यता की नीति। ठीक है, आई कब? जब प्रथम अफगान युद्ध की विफलता होती है और मतलब बहुत सारा कुछ डिवास्टेट होता है, उसी के प्रतिक्रिया में या रिएक्शन में ये चीज़ आई थी। इसमें नॉर्थ ब्रुक भी शामिल है और जॉन लॉरेंस के समय से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, तो छोटा सा आप समझ गए होंगे हल्का फुल्का क्या मैं बताना चाह रहा था। तो यही अकर्मण्यता की नीति आती है। ठीक है, कि इसमें बोला जा रहा है कि अफगानिस्तान में रूस की बढ़ती सेना का सामने से विरोध नहीं। ठीक है ना, लेकिन ये कहते थे कि आप उसके क्षेत्रों को ये नहीं कि पूरा जीत करके जो है ले लीजिए, हम लोग कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, ऐसा था कुशल अकर्मण्यता की नीति। ठीक है, फिर इनके समय में क्या हुआ? 1866 के आसपास एक सूखा आता है। ठीक है, जिसमें
सूखा या ड्रॉट आता है, इसमें 10 लाख लोग मर जाते हैं। ठीक, तो इन्होंने बनाया अकाल आयोग। क्या बनाया? अकाल आयोग। बहुत सारे अकाल आयोग बने हैं, ठीक है, जिसमें इन्होंने बनाया जो अकाल आयोग वो था 1866 में हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में। ठीक है, बुंदेलखंड व राजपूताना में जो अकाल पड़ा था उसमें हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में इन्होंने अकाल आयोग बनवाया था। ठीक, उसके बाद जॉन फ्रीट एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैंने कल आपको बताया था, जॉन फ्रीट। तो जॉन फ्रीट क्या कहते हैं? फ्रीट कहता है कि लॉरेंस अपने पीछे, राइटिंग देखिए बहुत अच्छी नहीं बना पाऊंगा, ठीक है, पीछे अकाल तथा भूखमरी लाए थे। ठीक है, फिर समुद्री टेलीग्राफ सेवा जो स्टार्ट होती है वो भी इन्हीं के समय में स्टार्ट होती है, वो चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। ये प्रथम वायसराय थे जिन्होंने देश में नैतिक क्षमा मांगी थी। तो देश में नैतिक क्षमा मतलब मोरल ग्राउंड पे जो पार्डन मांग रहे हैं या सॉरी फील कर रहे हैं, वो यही थे। नैतिक क्षमा की मांग करने वाला वायसराय कौन है? तो ये भी आपका लॉरेंस है। ठीक, लॉरेंस है। ठीक है, क्यों मांगे थे? क्योंकि सूखा पड़ गया था और 10 लाख लोग मर गए थे। ठीक है, तो देश में नैतिक क्षमा मांगते थे। इनके बाद आते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो का कार्यकाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कब से कब तक रहते हैं? तो 1869 से लेकर के 72 तक ये रहते हैं। क्या क्या काम करते हैं? तो पहला चीज़, इनकी हत्या की जाती है। हत्या होती है, कहाँ होती है? तो अंडमान एंड निकोबार में होती है। ठीक है ना, पोर्ट ब्लेयर में। कौन करता है? तो हैदर नामक व्यक्ति जो है इनकी हत्या कर देता है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी हत्या कर दी गई थी और कहाँ कर दी गई थी, ये दोनों चीज़ें पूछता है। ठीक है, इन्होंने एक क्या किया कि पहली जनगणना कराई, इसीलिए जाने जाते हैं। पहली अनियमित, मैं लिख दे रहा हूँ अनियमित, ठीक है, जनगणना। पहली जनगणना का श्रेय यानी कि सेंसस का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड मेयो को जाता है। ये आपके 1871 में जो है इन्होंने पहली जनगणना कराई थी। इन्होंने कृषि विभाग की स्थापना की। कृषि विभाग, एक विभाग बनाया 1872 ईस्वी में। ठीक है, इन्हीं के काल में कूका आंदोलन होता है। कूका आंदोलन, ठीक है, भगत जवाहर मल का नाम आपने सुना होगा। तो कूका आंदोलन होता है इन्हीं के काल में। ठीक है, कहाँ पर होता है? पंजाब में होता है। फिर इनके ही काल में मेयो कॉलेज की स्थापना होती है। मेयो कॉलेज कहाँ पर था? मेयो कॉलेज वो अजमेर में था। ठीक है, अजमेर में मेयो कॉलेज 1872 में इन्हीं के काल में स्थापना होती है। तो ये सब कुछ लॉर्ड मेयो के काल में हो रहा है। मेयो ने एक काम और किया। क्या किया? आर्थिक विकेंद्रीकरण का काम किया। आर्थिक विकेंद्रीकरण यानी कि इकोनॉमिक, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन। आर्थिक विकेंद्रीकरण का काम कौन करता है? तो ये भी लॉर्ड मेयो ही करते हैं। उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए नमक कर भी बढ़ाते हैं। नमक कर में वृद्धि का काम कौन करता है? तो वो भी लॉर्ड मेयो करता है। कहाँ कहाँ करते हैं? तो मुंबई और मद्रास में बेसिकली ये नमक कर को बढ़ा देते हैं। एक बार रिकैपिचुलेट कर लेता हूँ इनका। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो क्या क्या काम कर रहे हैं? लॉर्ड मेयो पहले तो 1869 से 72 तक जो है ये पद को सुशोभित करते हैं। ठीक है, ये पद को सुशोभित करते हैं। पहला तो ये हो गया। इनकी हत्या कर दी जाती है अंडमान निकोबार में किसी हैदर नामक व्यक्ति के द्वारा। तो ये भी प्रश्न पूछता है आपसे, पहली अनियमित जनगणना या पहली बार जनगणना। अगर ऐसा प्रश्न देता है पहली बार जनगणना का प्रयास या पहली बार जनगणना किसने कराई? तो 1871 में लॉर्ड मेयो ने ही कराई। कृषि विभाग एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाते हैं 1872 में। कूका आंदोलन जो है भगत जवाहर मल जिसमें लीडर रहते हैं वो इन्हीं के समय में किया जाता है। ठीक है, मेयो कॉलेज अजमेर का और उसके साथ साथ एक आपका इलाहाबाद में जिसका नाम है सेंट्रल मेयो कॉलेज, यहीं पर बगल में लिख लीजिएगा, सेंट्रल मेयो कॉलेज, ठीक ना, अपने नाम पर
ये कहाँ पर स्टार्ट करते हैं, इलाहाबाद में खोला जाता है। ठीक है, तो 2 मेयो कॉलेज भी ये खोलते हैं। उसके अलावा मैंने बताया कि आर्थिक विकेंद्रीकरण का प्रयास करते हैं, कि इकोनॉमिकली जो है डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं, इसकी नीति अपनाते हैं, और नमक कर में वृद्धि करते हैं। 2 जगह करते हैं वो काम, पहला मुंबई में करते हैं और दूसरा मद्रास में। अगला जो हम लोग देखने जा रहे हैं उनका नाम है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, तो देख लेते हैं लॉर्ड ब्रुक। ठीक है ना, लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो व्यक्ति हैं, ठीक, ये आपका 1872 से 76 तक रहते हैं। इनके समय भी 1874 में बंगाल और बिहार में अकाल पड़ता है, और बर्मा से चावल इसलिए ये मंगाते हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय आपका रहते हैं बेंजामिन डिज़रायली। तो ये भी प्रश्न जो है पूछता रहता है। तो ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें जो लिख दी है मैंने कि 1874 में अकाल पड़ता है, ठीक है, बंगाल बिहार में और उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, बर्मा से चावल मंगाया जाता है, ये पॉइंट याद रखना है। इंग्लैंड के पीएम उस समय कौन है, बेंजामिन डिज़रायली जो है वो प्रधानमंत्री हैं इंग्लैंड के। 1875 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम में ही गायकवाड़ या बड़ौदा का, जो बड़ौदा में पड़ता है, मतलब बड़ौदा के गायकवाड़ों का विलय करा लिया जाता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना भी 1875 में ही नॉर्थब्रुक के टाइम में होती है। उसके साथ में एक काम और होता है इनके समय में, जो कि है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, ठीक है ना, सत्य शोधक समाज जो है वो भी 1873 में आपका नॉर्थब्रुक के समय ही होता है। ठीक है, कूका आंदोलन की शुरुआत भी बोली जाती है। एक्चुअली दोनों लोग जो है ट्रांजिशन में पढ़ते हैं। इसके पहले जो मैंने बताया लॉर्ड मेयो, इनके समय मैंने कूका आंदोलन बताया। ठीक है, लेकिन कूका आंदोलन जो है वो एक तरह से ट्रांजिशन में पड़ता है, तो कहीं कहीं इसको बुक में आपका नॉर्थब्रुक में भी दिया होता है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन होगा उनको हम लोग टिक कर लेंगे। तो कूका आंदोलन से भी संबंधित जो है नॉर्थब्रुक को माना जाता है, तो ये भी एक पॉइंट इसमें हो जाता है। अगला है लॉर्ड लिटन के बारे में। तो लॉर्ड लिटन जो है महान कूटनीतिज्ञ माने जाते हैं, कवि और उपन्यासकार भी थे ये। उसके साथ साथ मतलब एक लेखक थे, यानी कि साहित्य जगत में इनका थोड़ा सा झुकाव था। इसने ओवन मेरेडिथ नाम से भी इसको साहित्य जगत में जानते हैं। क्या जानते हैं, ओवन मेरेडिथ। एक सेकंड में लिखता हूँ, ऑल्सो नोन एज, इसको AKA मैं आपसे लिखूंगा। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, साहित्य जगत में, साहित्य में रुचि, ठीक है ना, और साहित्य जगत में नाम क्या है इनका, तो है ओवन मेरेडिथ। ओहो, ठीक है, इनका नाम क्या है, ओवन मेरेडिथ। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन का एक नाम और जान जाइए कि साहित्य में रुचि थी, इसलिए इनको ओवन मेरेडिथ भी कहा जाता है। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं जिनका नाम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। द लास्ट टेम्पेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, और इसके बाद एक और है नो लाइफ एंड मूवमेंट्स इन वैली ऑफ इंडिया। नो लाइफ एंड मूवमेंट्स इन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब इसको पढ़ती हैं महारानी विक्टोरिया, तो वो पढ़कर ही भारत आती हैं, तो ये भी चीज़ याद रखनी है इनसे संबंधित। इन्होंने और क्या क्या काम किए, तो इनको शाही उपाधि अधिनियम 1976 के तहत महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद या भारत की साम्राज्ञी की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, तो इसको भी नोट करेंगे कि शाही उपाधि अधिनियम 1976 में किसके समय में आता है, तो ये आपका आता है लिटन के समय में। और ये किस लिए आया था, क्योंकि ये जो आपका महारानी विक्टोरिया हैं, ठीक है, इनको ये उपाधि देना चाहते थे। क्या देना चाहते थे, तो कैसर ए हिंद। ठीक है, आप बताओगे कि कौन से लीडर को कैसर ए हिंद मिला था और किस आंदोलन के दौरान उसने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ये दोनों आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा सा डेप्थ का क्वेश्चन है, लेकिन आराम से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, मुझे ये लगता है। ठीक है, आइए उसके बाद लिटन ही वो व्यक्ति था जो सर्वप्रथम दिल्ली दरबार का कार्यक्रम आयोजित करता है। तो सर्वप्रथम दिल्ली दरबार आयोजित करने का श्रेय किसको है, वो भी है लिटन को।
ठीक है ना। दिल्ली दरबार भी आयोजित करता है, ठीक है। इसके बाद रिचर्ड स्ट्रेची नामक व्यक्ति हैं जो जिनकी अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन करता है। तो फिर से अकाल पड़ता है तो अकाल आयोग बनाता है, कब बनाता है, तो ये 1876, ठीक है। तो ये बनाता है 1878 में, ठीक है, 1878 में बनाता है। किसकी अध्यक्षता में? स्ट्रेची। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि स्ट्रेची आयोग किससे संबंधित है, तो अकाल से संबंधित है। या अकाल जो है स्ट्रेची आयोग किसके काल में आया, किस लिए आया, तो अकाल के लिए आया। कब आया? 1878 में आया। किसके समय में आया? तो लॉर्ड लिटन के काल में आया था, ठीक है। उसके बाद जो अकाल था वो 2 वर्ष मतलब 76 से 78 तक पड़ा था टोटल मिला करके। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहते हैं कि आकाशीय वज्रपात क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने क्या किया कि एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? स्वदेशी भाषा प्रेस अधिनियम, ठीक है ना। स्वदेशी भाषा प्रेस अधिनियम यानी कि इसके अनुसार किसी भी स्वदेशी न्यूज़पेपर को एक तरह से छापने से पहले अनुमति चाहिए, ठीक है। और इसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहते हैं कि आकाशीय वज्रपात है, आकाशीय वज्रपात है, ठीक है। कौन कहता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक। क्योंकि अब स्वदेशी भाषा के अखबार नहीं छपेंगे या उनको जो है एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा, उसकी चेकिंग होगी, ये सब चीज़ें बहुत गड़बड़ हैं। एक काम और इसने किया कि जो ICS की एज होती थी, ठीक ना, उसको 21 वर्ष से घटा करके कर देता है 19 वर्ष, ठीक। तो इसलिए भी जाना जाता है। उसके अलावा मैंने बताया है कि दमनकारी नीतियों में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के आता है 1978 में। तो डायरेक्टली इसका ईयर भी पूछता है 1878 में ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के आता है। शस्त्र अधिनियम कब लेकर के आता है? शस्त्र अधिनियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है कि शस्त्र अधिनियम कौन लेकर के आया, तो लिटन लेकर के आया। शस्त्र अधिनियम कब लेकर के आया गया? तो 1878 में शस्त्र अधिनियम आता है और दूसरा अफगान युद्ध भी इसी के समय में होता है, ठीक है। तो ये मतलब शस्त्र अधिनियम का मतलब ये था कि कोई भी व्यक्ति अगर शस्त्र रखता है तो उसके लिए लाइसेंस जरूरी है, मतलब लाइसेंस सिस्टम शुरू कर रहा है। अगर लाइसेंस नहीं रहेगा तो 7 साल की सजा देंगे, इस तरह का कुछ प्रावधान करता है। तो मैंने बताया कि द्वितीय अफगान युद्ध भी इसी के समय होगा। द्वितीय, ये चीज़ें तो ब्लैक से ही ठीक रहेंगी। द्वितीय अफगान युद्ध, और इस युद्ध में होती है गंडमक की संधि, ठीक है। क्या होती है? गंडमक की संधि। तो ये 1878 से 80 के बीच में चलता है और गंडमक की संधि होती है लास्ट में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इनके बारे में याद रखिएगा। अगले जो है वो है लॉर्ड रिपन, काफ़ी अच्छे हैं लॉर्ड रिपन जो हैं। वो कहते हैं कि मेरे कार्यों से मेरे अंदाज़ा लगाना, जो मैं बोल रहा हूँ उस सब चीज़ से अंदाज़ा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। 1880 से 84 का कार्यकाल था, ठीक है। स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता कहे जाते हैं। सबसे पहला ये स्टेटमेंट इनका है कि इंग्लैंड में उदारवादी दल का सदस्य थे ये, और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जो ग्लैडस्टन थे, उदारवादी दल के जो नेता थे, उन्होंने रिपन को भारत भेजा था, ठीक है। तो पहला तो समझेंगे कि उदारवादी दल के सदस्य जिन्हें उदारवादी दल के नेता और उस समय प्रधानमंत्री भी, उदारवादी दल के नेता जिन्हें प्रधानमंत्री ग्लैडस्टन ने भेजा, ठीक है। तो चूंकि उदारवादी दल के थे इसलिए थोड़ा सा उदारवादी इनका व्यक्तित्व था। इन्होंने कहा कि मेरा मूल्यांकन मेरे शब्दों से नहीं, मेरे कार्य से करना। मेरा मूल्यांकन ठीक है, मेरे कार्य से करना, ये चीज़ लॉर्ड रिपन ने कहा था, ठीक है। भारत में इनको सज्जन रिपन भी कहा जाता है, ठीक है, सज्जन रिपन। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। इनको जो है पोलाइट नेचर होने के नाते, बहुत अच्छा नेचर होने के नाते सज्जन रिपन भी कहा जाता है। एक बार ब्रीफ कर देता हूँ क्या क्या था
इनके काम में इल्बर्ट बिल विवाद आता है 1883-84 के आसपास में। मैसूर में शाही घरानों के उत्तराधिकार को मान्यता मिलती है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर कहे जाते हैं। सुधार क्या क्या किया इन्होंने, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था 1882 का, उसको निरस्त कर देते हैं। श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए पहला कारखाना अधिनियम लेकर के आते हैं 1881 में। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि पहला कारखाना अधिनियम कब आया, किसके समय में आया, ठीक। फिर स्थानीय स्वशासन पर सरकारी संकल्प लेते हैं 1882 में। पहली पूर्ण जनगणना का आयोजन करते हैं। ये बात याद रखनी है कि पहली पूर्ण जनगणना का आयोजन कौन करता है, तो वो लॉर्ड रिपन करते हैं। हंटर आयोग आता है 1882 में। तो ये सारा काम इन्हीं के समय में होता है। तो देख लेते हैं एक बारी, जो है इसको लिख कर मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, इसके बाद मैं इनको बता रहा हूँ कि लेडी विद द लैम्प जो थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इन्होंने इनके बारे में कहा है कि भारत के महान उद्धारक की संज्ञा इनको दी है। तो भारत के महान उद्धारक किसने कहा है, तो लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको कहा है, ठीक है। उसके बाद भारत के स्वर्ण युग का प्रारंभ भी इनके शासनकाल में हुआ। ऐसा माना जाता है कि भारत के स्वर्ण युग का प्रारंभ अगर क्वेश्चन पूछ ले कि किसके काल में हुआ, तो इन्हीं के काल में हुआ। इनके काल में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये भी लिख देता हूँ। भारत के स्वर्ण युग का प्रारंभ जो है माना जाता है। काम क्या क्या किए, तो पहला फैक्ट्री अधिनियम लेकर के आए। किसके लिए, तो जो मजदूर हैं उनके लिए 1881 में अपने ही समय में लेकर के आए। इन्होंने कहा कि 12 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको जो काम करने का घंटा है, यानी कि कितना काम करेंगे, वो चीज़ निर्धारित रहे, क्योंकि पहले इससे निर्धारित नहीं थी। आप 16 घंटे 18 घंटे लगातार 20-20 घंटे काम करवाया जाता था, ठीक है। तो मजदूरों के बारे में भी सोचना है, थोड़ा उदारवादी होना है, चूँकि उदारवादी दल के नेता हैं, तो इसलिए पहला फैक्ट्री अधिनियम लेकर के आया। कहा कि 12 साल के नीचे के बच्चे जब काम करेंगे तो इनका आर्स जो है, घंटा जो है डिसाइड होना चाहिए, ठीक। फिर वास्तविक जनगणना, दूसरा काम क्या था, वास्तविक जनगणना। देखो दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है लेक्चर, आप लोग पूरा देख रहे हो, अगर यहाँ तक देखा तो कमेंट जरूर करिए यार, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, 10 जगह से लेकर के डेटा आता हूँ, ठीक है। कोई एक डेटा आपको बताता नहीं हूँ। अगर कहीं मुझे किसी प्रतिष्ठित मैगजीन से भी कोई डेटा मिलता है तो मैं उसको भी निकालने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए काफ़ी वर्क करना पड़ता है, क्योंकि एक एक चीज़ फिर लिख के बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक बटन प्रेस करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। आपसे कोई ऐसी चीज़ नहीं डिमांड की जा रही है। आपसे बस ये कहा जा रहा है कि जो भी आपके सामने शिक्षक है जिसको आप देख रहे हैं, उसको आप कम से कम बूस्ट तो कर सकते हो ना। ये तो आपका पॉजिटिव अप्रोच होगा कि आप किसी को बूस्ट कर रहे हो। ये निगेटिव साइड क्यों सोचना है, पॉजिटिव साइड सोचो ना। अगर किसी का भला आपके कारण हो रहा है, कोई और आपसे मतलब आपके प्रोत्साहित करने पे कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अच्छी बात है ना यार। मैं कोई बम फेंकने के लिए तो कह नहीं रहा हूँ आपको। तो वास्तविक जनगणना किसके समय में हुई, तो इन्हीं के समय में हुई है, ठीक है। फिर हुआ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति होती है 1882 में। 1878 में वो आया था, 82 में इनके समय में वो हो जाती है। हंटर कमीशन जो है, हंटर कमीशन का गठन होता है, ठीक है। विलियम हंटर इसके अध्यक्ष होते हैं 1882 में, ठीक। फिर स्थानीय स्वशासन आता है। स्थानीय स्वशासन आता है कब आता है, 1882 में। इस हिसाब से इन्होंने 3 इकाइयाँ बांटी, ठीक है। कौन कौन सी इकाइयाँ बांटी ये भी बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। पहला इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में तालुका बोर्ड होगा, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा नगरों में म्यूनिसिपल्स होंगे। रुकिए एक साथ कर दूं, ठीक है। नगरों में क्या होगा, म्यूनिसिपैलिटी होगी या म्यूनिसिपल्स होंगे, ठीक है। और तीसरी चीज़ इन्होंने क्या कही, तीसरी चीज़ कही कि जिले में जिला बोर्ड होगा, ठीक। तो ग्रामीण में तालुका बोर्ड कहा, नगरों में म्यूनिसिपल्स कहा और जिले में जिला बोर्ड कहा। फिर इनके समय में आता है इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट
बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद क्या है कि भारतीय जो जज होंगे वो अंग्रेजों के भी मुकदमे सुन सकते हैं, तो इस पर विवाद हो गया। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल का विवाद क्या था कि भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेज न्यायाधीशों के समान अधिकार दिया जाए, यानी कि भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेज न्यायाधीशों के जो भी केस होंगे उनकी सुनवाई कर लें, यही चीज़ था इल्बर्ट बिल विवाद। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद लॉर्ड रिपन जो है, मिस्र की समस्या आती है तो रिपन का त्यागपत्र हो जाता है, लेकिन रिपन के कार्यकाल को भारत के अंग्रेजी राज्य के इतिहास में शिखर का काल माना जाता है। तो अंग्रेजी राज्य में शिखर का काल, ठीक है, माना जाता है रिपन के काल को। ठीक है, इसके बाद आता है लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन है 1884 से लेकर के 88 के मध्य में। ठीक है, ठीक है। अगला जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वायसराय, उसका नाम है लॉर्ड डफरिन। तो 1884 से 88 के बीच का कार्यकाल है। इन्हीं के समय में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। किसके द्वारा होती है? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा होती है। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा होती है, और जो कि एक ऑर्निथोलॉजिस्ट भी थे, मतलब पक्षी वैज्ञानिक थे, सिविल सेवक सर्वेंट भी थे। ठीक है, तो दोनों तीनों चीज़ें याद रखिएगा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापना होती है, और ये ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आईसीएस यानी कि सिविल सर्विसेज में भी सेलेक्टेड थे, ये तो है ही। इन्हीं के समय में क्या होता है, टेनेंसी एक्ट आता है, टेनेंसी एक्ट। ठीक है ना, टेनेंसी एक्ट आता है। कहाँ पर आता है? पंजाब प्रांत में टेनेंसी एक्ट आता है, और इसके साथ ही 1885 में बंगाल में भी आता है। ठीक, तो टेनेंसी एक्ट कहाँ का आता है? 1885 में बंगाल में आता है, और 87 में आपका ये पंजाब प्रांत में आता है। ठीक, फिर जानना है कि जो है इन्होंने एक लेडी डफरिन फंड भी इस्टेब्लिश किया था 1885 के दौरान। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 1887 में एक इम्पॉर्टेंट काम जो किया वो है 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस्टेब्लिश किया 1887 में, जिसको फिर पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी डफरिन के काल में हुआ था। इनके समय में 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। ठीक है, मतलब जो बर्मा है वो अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया था। फिर इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं लैंसडाउन। रुकिए मैं पेज ऐड कर लेता हूं। तो लॉर्ड लैंसडाउन लॉर्ड, ठीक है ना, लॉर्ड लैंसडाउन आते हैं। लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल क्या है? 1888 से 94 के मध्य रहते हैं, और इनके समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है 1891 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम। ठीक है, इनके समय में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित होता है। आपका प्रश्न ये है कि पहला फैक्ट्री अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? मैंने अभी बताया है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, जिसमें इन्होंने एक रूल ये लाया कि जो फीमेल होंगी यानी कि महिलाएं होंगी वो 11 घंटे पर डे के हिसाब से काम करेंगी, तो ये इसमें रूल बनता है। ठीक है, फिर 1892 का जो काउंसिल एक्ट आता है, परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, वो इंडियन काउंसिल एक्ट, एक सेकंड, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम इन्हीं के समय में आता है, जिसमें पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। ठीक है, फिर 1891 में विवाह संबंधी आयु अधिनियम आता है, जिसको एज ऑफ कंसेंट कहते हैं। 1891 में विवाह संबंधी अधिनियम आता है, मतलब विवाह संबंधी नहीं, विवाह संबंधी आयु अधिनियम है। ठीक है, आयु अधिनियम आता है यहाँ पर। ठीक है, वो इसमें क्या होता है कि जो लड़की होती है, गर्ल्स की जो एज होती है, ठीक है, वो मिनिमम 12 साल जो है निर्धारित की जाती है, मिनिमम। ठीक है, इसमें फिर डूरंड रेखा का निर्धारण होता है। आपको पता है कि डूरंड रेखा जो कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य, कभी कभी उसको पाकिस्तान अफगानिस्तान भी लिखता है, तो डूरंड रेखा जो है, अगर इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान इसके मध्य में है
कभी कभी आपको कहीं कहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी मिल जाएगा, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भी अपना ही पार्ट था। तो ये दोनों चीज़ ही सही होती है। तो डूरंड रेखा का निर्धारण भी 1892-93 के आसपास इन्हीं के काम में कार्यकाल में होता है। तो लॉर्ड लैंसडाउन से रिलेटेड इतनी चीज़ें हमने देखी हैं। इसके बाद जो आते हैं वो हैं इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं केवल। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड एल्गिन दो, ठीक है ना, लॉर्ड एल्गिन दो, ठीक। तो ये जो है 1894 से 99 के मध्य जो है लॉर्ड एल्गिन दो का होता है। भारतीय सेना को एकत्रित करते हैं और 3 सेनाध्यक्षों के आधार पर एक सेनाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले होता है कि एक मुख्य सेनाध्यक्ष की नियुक्ति, जो कि किसको देखता है, तीनों सेनाओं को, ठीक है। तो एक तो ये होता है कि मुख्य सेनाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं जो कि तीनों सेनाओं को देखता है। दूसरा चीज़ ये होता है 1896 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा अधिवेशन है, तो अधिवेशन है आपका कलकत्ता अधिवेशन। उसमें 1986 का टाइम था वो, जिसमें बंकिम चंद्र, ठीक है, चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्या करते हैं, वंदे मातरम, ठीक, वंदे मातरम का प्रयोग करते हैं, शब्द का प्रयोग। और फिर जो है ये चीज़ चलती रहती है 1896 से लेकर के 1947 तक, हर अधिवेशन में वंदे मातरम को जो है गाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी एल्गिन से रिलेटेड थी। एल्गिन के बाद जो है आते हैं आपके कर्जन, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। जैसे 1900 का दौर जैसे ही आता है, वहाँ पर कार्य जो है महत्वपूर्ण स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, या 20वीं सदी जैसे ही आती है, मतलब 1905 के आसपास में जैसे ही आएंगे तो स्टार्ट होता है वो चीज़। एक चीज़ और समझ सकते हैं आप कि गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने वाला व्यक्ति कौन था, तिलक। एल्गिन के समय में ही इन्होंने ये मनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो एल्गिन से रिलेटेड एक और बातें एक पर और जोड़ता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। चलिए, पेज तो जुड़ा हुआ है शायद। कर्जन बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, लॉर्ड कर्जन नाम है इनका। 1899 से 1905 के बीच में यहाँ पर रहते हैं। बंग भंग का श्रेय दिया जाता है। एक बार मैं इनका थोड़ा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। कर्जन इस तरह से काम करते हैं कि उनके लिए एक टाइटल दी जाती है, एक उपाधि दी जाती है, दूसरा औरंगजेब, ठीक है। और ये बोलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। इसने क्या किया था, कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे विश्वविद्यालय आयोग लेके आया 1909 ईस्वी में। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून लेकर के आता है। कुछ आर्थिक सुधार करता है, कुछ कृषि सुधार करता है। और उसके बाद ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट भी लेकर के आता है। किसानों को मतलब ब्याज देने के लिए ये एक्ट लाता है 1904 में। मैकडोनाल्ड आयोग अकाल के लिए इसी के काल में आता है 1900 ईस्वी में। और पुलिस सुधार करता है, जैसे फ्रेजर आयोग बहुत बार पूछा हुआ है एग्जामिनेशन में। गुप्तचर विभाग लाइक सीबीआई की स्थापना ये करता है, ठीक है। कुछ रेलवे में सुधार करता है, जैसे सबसे अधिक रेल लाइनों का विस्तार जो है वो कर्जन के कार्यकाल में ही होता है। फिर ये रेलवे विभाग को ख़त्म करता है, एक रेलवे बोर्ड जो आज तक चल रहा है, ठीक है, रेलवे बोर्ड की जो है स्थापना करता है। फिर इसने एक और प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून लेकर के आया था। इसके द्वारा सबसे जो खराब काम है, ठीक है, रूल करने वाला जो काम था वो था बंग भंग का, कि जाति आधारित रूप से जो है जाति के बिहाफ पर बंगाल का पार्टीशन कर देता है। और इसमें जो है स्टेटमेंट दिया गया है एंड्रू फ्रेजर का। इसमें कहा गया है कि मेरी 2 पत्नियां हैं जिनमें मुसलमान पत्नी मुझे अधिक प्रिय है, ठीक है। ये सर एंड्रू फ्रेजर उस समय जो रहता है यहाँ पर बंगाल के विभाजन के समय, यहाँ पर बंगाल में गवर्नर, उनका नाम है एंड्रू फ्रेजर। फिर आता है कर्जन की तिब्बत नीति भी कुछ रहती है, कुछ क्षतिपूर्ति देता है तिब्बत को जीतने के लिए, ठीक ना। और कर्जन का किचनर के साथ भी विवाद होता है, जिसमें कर्जन 1905 में त्यागपत्र दे देते हैं, ठीक है। तो इनका जो पूरा नाम है वो है जॉर्ज नैथान्यूल कर्जन। ओके, चलिए देखते हैं आगे। तो इतने पॉइंट्स और देख लेते हैं क्या क्या मैंने बताया। तो पहला होता है कि दूसरा औरंगजेब कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1901 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना करता है, ठीक है। फिर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून लेकर के आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ये आपका एंड्रू फ्रेजर
अध्यक्ष बनते हैं, पुलिस सुधार लाता है 1902 में, फ्रेजर आयोग कहा जाता है, फ्रेजर आयोग आया था उस समय। फिर उसी में गुप्तचर विभाग की स्थापना भी करता है, ये भी करजन के समय में हुई है, जिसे हम लोग सीबीआई से समझ सकते हैं। रेल सुधार करता है, रेल सुधार 1901 में क्या करता है कि सबसे ज़्यादा जो रेलवे लाइन का विस्तार हुआ है, विस्तार वर्ड यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, ठीक है, तो रेलवे लाइन का जो विस्तार सबसे ज़्यादा हुआ है वो भी हुआ है आपके करजन के ही समय में, ठीक। इसके अलावा क्या करता है, मैंने बताया था कि 1904 में द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट आता है, किस लिए, किसानों को ब्याज देने के लिए। किस लिए आता है ये, किसानों को ब्याज देने के लिए। तो कुछ अच्छा काम भी इसने किया है, लेकिन एक बहुत ही घटिया काम कर दिया। आपको पता है कि कौन सा काम किया है, बंग भंग का, बंग भंग, ठीक। इसके पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि रेलवे जो था आयोग, ठीक है, रेलवे आयोग 1901 में आया था रॉबर्टसन के समय, ठीक। 1901 में रेलवे आयोग आया था। इसने क्या किया कि रेलवे का विभाग खत्म कर दिया, विभाग खत्म कर बोर्ड की स्थापना किया। किसकी स्थापना, रेलवे बोर्ड की स्थापना, ठीक है। तो याद रखिएगा रेलवे बोर्ड है ये, ठीक है, ये खाली बोर्ड नहीं है, क्या है, रेलवे बोर्ड है, ठीक। और विभाग जो है वो भी खाली नहीं है, रेलवे विभाग है, ठीक। बंग भंग करता है, बंग भंग क्या है कि बंगाल का पार्टीशन कर देता है, ठीक। बंगाल का पार्टीशन कैसे करता है कि पहले बांग्लादेश और बंगाल दोनों पोर्शन रहता है भारत में। अभी जो है बांग्लादेश को, एक सेकेंड यार, अभी बांग्लादेश को अलग कर देता है, ठीक है, जिसको पूर्वी बांग्लादेश कहते हैं, ठीक। और यहाँ पर पश्चिमी बांग्लादेश यानी कि बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बांग्लादेश का जो है विभाजन कर देता है बंग भंग में, ठीक है। और इसमें सर एंड्रू फ्रेजर जो तत्कालीन वहाँ का गवर्नर रहता है, सर एंड्रू फ्रेजर, क्योंकि करजन जो है वो तो भारत का वायसराय है ना, ठीक है। तो सर एंड्रू फ्रेजर है, वो कहता है कि मेरी 2 पत्नियां हैं, जिसमें मुस्लिम पत्नी मुझे अधिक प्रिय है, ठीक है। तो इस तरह की जो है कुछ विवादित स्टेटमेंट देता है सर एंड्रू फ्रेजर, ठीक है। आपको ऑप्शन देना है कि बंग भंग जो हुआ था उसको निरस्त किस वर्ष में किया गया, ठीक है, ये आप ऑप्शन दे सकते हो। फिर किचनर विवाद होता है, करजन किचनर विवाद, और इस विवाद में 1905 में करजन इस्तीफा दे देता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, इसमें मुझे लग रहा है कि लगभग सब कुछ मैंने बता दिया है। बंगाल में कृषि अनुसंधान केंद्र भी खोलता है, जो कि कृषि सुधार है इसका, ठीक। और एक नहीं बता पाया हूँ, वो भी बता दे रहा हूँ, प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून, प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून भी किसके समय में आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसकी भी स्थापना होती है आपकी करजन के समय में, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स करजन से रिलेटेड हैं। अब मैं कम लिखूंगा, बोलूंगा ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट है इसको ख़त्म करने का। तो अगर बोलता रहूँगा तो ख़त्म, मतलब लिखता रहूँगा तो ख़त्म नहीं हो पाएगा। लॉर्ड मिंटो 2, ठीक है, लॉर्ड मिंटो जो है वो 1905 से लेकर के 10 के बीच में गवर्नर बनता है, वायसराय बनता है, ठीक है, भारत का वायसराय बनता है। इसने क्या किया कि इसी के समय में कलकत्ता में जो आईएनसी है उसने अपना 1906 में लक्ष्य घोषित किया, किस नाम से, स्वराज, हमें चाहिए स्वराज, ठीक है। तो इसके समय में हो रहा है, कलकत्ता में आईएनसी 1906 में लक्ष्य घोषित कर रही है, क्या घोषित कर रही है, स्वराज, ठीक है। सूरत स्प्लिट किसके समय में हो रहा है, 1907 में सूरत विभाजन हो रहा है, इसमें गर्म दल और नरम दल जो विभाजित हो जा रहे हैं। सूरत अधिवेशन, ठीक है, गर्म दल नरम दल, ठीक है। यानी कि लॉर्ड मिंटो के समय में ही एक काम और हुआ कि 1908 में जो तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है, इनको 6 वर्ष का जो है राजद्रोह के आरोप में 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है, ठीक है। और कहाँ भेज दिया जाता है, तो मांडले
मांडले जेल भेजा जाता है। कहाँ पर है मांडले जेल? तो यह है अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। ठीक है, फिर आता है आपका 1909 में करजन वायली की हत्या की जाती है। तब भी जो है लॉर्ड मिंटो ही थे। 1909 में मदन लाल ढींगरा के द्वारा करजन वायली की हत्या की जाती है। ठीक है, तब भी शासन किसका, मतलब कौन वायसराय था? तो भी उस समय मिंटो द्वितीय ही वायसराय थे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो मार्ले मिंटो रिफॉर्म, यानी कि 1909 का जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म है, उसमें अब तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म के समय वायसराय कौन था, वायसराय कौन था, ठीक है, और आपका सचिव कौन था। ठीक, तो यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जा रही हैं कि मिंटो जो है वो वायसराय हैं। ठीक है, 1909 में आता है। ठीक, इसी तरह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में भी पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं हार्डिंग। ये जो हार्डिंग है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, हार्डिंग के बारे में यहाँ जानना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आइए हार्डिंग के बारे में समझते हैं कि 1910 से लेकर के 16 तक जो है ये भारत में वायसराय रहते हैं। हवाई डाक सेवा भारत में इलाहाबाद से नैनी तक प्रारंभ होती है। पहला काम करते हैं, हवाई डाक सेवा कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से नैनी तक प्रारंभ होती है। ठीक है, इन्हीं के काल में, लॉर्ड हार्डिंग के काल में। फिर उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। फिर से दिल्ली दरबार लगता है। चौथा दिल्ली दरबार था, तो थर्ड दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग के समय में लगता है, जिसमें जॉर्ज पंचम जो है उपस्थित होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? बंगाल विभाजन को रद्द करते हैं। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा, बंगाल विभाजन को ये रद्द करते हैं। फिर आता है, इन्होंने कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनाई। ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली जो है कैपिटल ट्रांसफ़र किया। ठीक है, कैपिटल ट्रांसफ़र करते हैं कलकत्ता से दिल्ली। इन्हीं के समय में 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिलता है? साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिलता है। ठीक, इसके बाद एक बात और काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्हीं के समय में हुई। वो क्या हुई कि 1914, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। तो ये सब कुछ हार्डिंग के समय में ही हो रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको और रिवाइज करा दे रहा हूँ कि हार्डिंग जो है, लॉर्ड हार्डिंग, उनके समय में 1910 से 16 तक पहले वो शासन करते हैं। सबसे पहला काम शुरू होता है हवाई डाक सेवा का, इलाहाबाद से नैनी। एक लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नहीं पूछेगा। 1911 में दिल्ली दरबार होता है। तीसरा दिल्ली दरबार था, ये प्रश्न पूछा जाता है। कब हुआ? 1911 में हुआ, ये प्रश्न पूछा जाता है। जॉर्ज पंचम आए थे, ये प्रश्न पूछा जाता है। उन्होंने घोषित किया कि बंगाल विभाजन जो है रद्द करते हैं हम, ये प्रश्न पूछा जाता है। किस वायसराय के समय में आए थे? हार्डिंग के समय में आए थे। हम लोग उसी के अंडर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आपको पता है कि गेटवे ऑफ मुंबई जो है उस समय उसका एक प्रोटोटाइप बना हुआ था, मतलब कि उसको ड्राइंग बनाकर तैयार थी, वो बना नहीं था, और उसका भी शुभारंभ एक तरह से उन्होंने किया। फिर कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र करते हैं। दिल्ली दरबार यही होता है, कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसीलिए 100 साल पूरा हुआ अभी आपके 2012 में। ठीक है, और कैपिटल ट्रांसफ़र हुई 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को हार्डिंग के समय में ही साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। बुक कौन सी थी? गीतांजलि उनकी काव्य रचना थी। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 जब शुरू होता है तो भी भारत में वायसराय हार्डिंग ही थे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चेम्सफोर्ड, एक सेकेंड, चेम्सफोर्ड, ठीक है। चेम्सफोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। ये 1916 से लेकर के 21 तक जो है भारत में वायसराय रहते हैं। इनके बारे में कुछ कुछ बातें बता दे रहा हूँ। पहला, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित होता है, और इस एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल सन 1919 को रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट किसके नाम पर आता है? तो सिडनी रॉलेट एक व्यक्ति हैं, उनके नाम पर आता है रॉलेट एक्ट। इसको काला कानून भी कहा जाता है। काला कानून, बिना अपील बिना दलील जो है जेल में बंद करने का प्रावधान था। सत्यपाल रे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, 2 व्यक्ति थे पंजाब के जिनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके विरोध में जलियांवाला का एक मैदान है जिसको बोलते हैं जलियांवाला बाग। उस जलियांवाला बाग में सभी जो भी पब्लिक रहती है, आम पब्लिक,
वो जुटती है और जुट करके जो है एक शांतिपूर्वक जो है विरोध किया जाता है। उधर जनरल डायर जो है आते हैं। अब इसमें भी प्रश्न पूछता है कि कौन से जनरल डायर रहते हैं। ठीक है, तो जलियांवाला बाग कांड हुआ आपका 13 अप्रैल 1919 में। ठीक, अब यहाँ पर दो नाम आता है। पहला आता है माइकल ओ, एक सेकेंड, डायर। ठीक है, माइकल ओ डायर, और दूसरा नाम है जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड डायर। ठीक, तो ये दोनों में थोड़ा अंतर है। जो मेन गोली चलाने का आदेश दिया, गोली चलाने का आदेश भीड़ पर जो दिया, वो था जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड डायर। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, रेगिनाल्ड एडवर्ड, ठीक है ना, ईडी एडवर्ड डायर। जबकि माइकल ओ डायर क्या था, उस समय में पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ठीक है, पंजाब का, ये चीज़ याद रखना है। जलियांवाला बाग मैसाकर के समय में ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था, यानी कि LIEUTENANT। ठीक है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको बोलते हैं। मैं एक बार और स्पेलिंग ठीक से लिख दे रहा हूँ, LIEUTENANT। ठीक है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर था ये, कहाँ का, पंजाब का। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। माइकल ओ डायर अगर देगा तो वो गोली चलाने का आदेश नहीं दिया, गोली चलाने का आदेश देता है रेगिनाल्ड एडवर्ड डायर। ठीक है, जिसकी स्पेलिंग भी DYER है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना है। दो नेताओं का नाम मैंने बताया, उसका नाम भी कभी कभी पूछा जाता है, तो वो भी चीज़ें याद रखनी है। और क्या हुआ चेम्सफोर्ड के समय में? चेम्सफोर्ड के समय में द्वैध शासन फिर से लागू हुआ। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 1919 में क्या लागू हुआ? द्वैध शासन लागू हुआ। ठीक है, भारत के प्रांतों में। कहाँ लागू हुआ? प्रांतों में। ठीक है, और 1935 के अधिनियम में क्या हुआ कि केंद्र में जो है द्वैध शासन लागू हुआ और द्विसदनात्मकता यहाँ लागू हो गई। इस तरह की चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर एक व्यक्ति का नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, ये क्या थे? बिहार में गवर्नर नियुक्त होते हैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि आपका पहले भारतीय हैं, पहले फर्स्ट इंडियन है जो कि एज ए गवर्नर नियुक्त होते हैं। ठीक है, तो एक बारी फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि 1916 से लेकर के 1921 तक भारत में वायसराय रहते हैं। इनके समय में रॉलेट एक्ट आता है, जिसको काला कानून, बिना अपील बिना दलील वाला कानून कहा गया, और पकड़ के लोगों को जेलों में बंद कर देते थे। ठीक है, तो इस स्थिति में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल रे दो लोग थे, इनको भी पंजाब के नेता हैं ये दोनों लोग। तो इन लोगों को जो है बंद कर दिया जाता है। तो उसमें भीड़ जो है एक जलियांवाला नामक बाग यानी कि एक पार्क है, उसमें एकत्रित होकर के कुछ प्रोटेस्ट करती है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करती है, बिना किसी मतलब आर्म्स के, हाथ में कोई हथियार नहीं रहते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पर जनरल आर डायर को जब ये बातें पता चलती है तो चारों ओर से घेर लेता है। ठीक है, और अंधाधुंध गोली बरसवाने का ऑर्डर देता है। ठीक, तो नाम है जनरल आर डायर। ठीक, उधम सिंह एक मूवी आई थी, देखिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताता रहता हूँ। उधम सिंह एक मूवी आई थी, काफ़ी बोरिंग एंड स्लो मूविंग मूवी है, बट मैं कहूँगा कि जो उसका ये वाला पार्ट है ना, जलियांवाला बाग वाला पार्ट है, आप उसको लगभग मिड में है मूवी के, वो पोर्शन ज़रूर देखिए। मतलब आपको एक्चुअल क्या हुआ था वो चीज़ दिखाई देगी कि किसी का हाथ में गोली लगने से झूल रहा है हाथ, किसी के आंख में गोली लग रही है, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं। वहाँ पर एक कुआं था। ठीक है, तो लोग जान बचाने के लिए कुओं के अंदर कूदने लगे, और लगभग 1000 लाशें, वैसे तो डॉक्यूमेंटेशन जो होता है उसमें कुछ चीज़ें कम ही बताई जाती हैं, दीवालों पर चिपके हुए खून के छींटे पड़े हुए। आज भी जलियांवाला बाग जो है उस तरह से एक संग्रहालय के टाइप में थोड़ा सा ऐसा बना दिया गया है, बट बहुत दर्दनाक घटना हुई थी। और उधम सिंह जो बालक था वो लोगों को मतलब पानी पिलाता है, या कुछ अगर जिंदा रहते हैं तो उन्हें बचाता है। इस तरह की चीज़ें उस मूवी में दिखाई गई। मस्ट वॉच मूवी है, कभी जरूर देखिए। अगर आप पैट्रियोटिज्म है ना, देशभक्ति है, क्योंकि देश के अलावा कुछ है नहीं देखिए जीवन में। वो ठीक है कि आप कल को अधिकारी बन जाओ, बहुत बढ़िया शासन कर लिया, पैसे कमा लिए, कुछ भी कर लिया, ठीक है, लेकिन जो चीज़ मतलब देश दे सकता है ना, मतलब देश से ही आपकी पहचान है, वो कोई और नहीं दे सकता। ये बात दूसरी है कि आप बाहर भाग गए, लेकिन जो
एक्चुअल मज़ा है ना अपनी मिट्टी का, वो बाहर नहीं है यार, ठीक है। आप कभी अगर ऐसा फील कर पाओ, मुझे तो फील होता है कि अगर एक प्लांट भी लगाना होता है घर में तो मैं देखता हूँ कि मिट्टी नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये मिट्टी नहीं है, सड़कें पटी हुई हैं, घर पटे हुए हैं टाइल्स से। तो वो जो गांव वाला एक सुख है ना, मैं तो बहुत ज़्यादा गांव में नहीं रहा कभी, हमेशा शहर में ही रहा, लेकिन वो अलग होता है यार, देखो वास्तविकता है, ठीक है। फिर इनके समय में क्या हुआ, 1919 में द्वैध शासन लागू होता है प्रांतों में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है, जिसे मॉन्टफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो उसमें चेम्सफोर्ड आपके क्या रहते हैं, वायसराय रहते हैं, मॉन्टेग्यू जो रहते हैं वो सचिव रहते हैं, भारत सचिव, ठीक। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का एक नाम आता है, क्यों बिहार में ये गवर्नर नियुक्त होते हैं और पहला भारतीय है जो कि गवर्नर नियुक्त होता है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड रीडिंग। तो आइए लॉर्ड रीडिंग को भी रीड कर लेते हैं, ठीक। लॉर्ड रीडिंग कब से कब तक है, तो 1921 से 26 तक है। लॉर्ड रीडिंग के काल में भी बहुत सारे काम हुए, जैसे चौरी चौरा का कांड हुआ अपने गोरखपुर में। कहाँ पर हुआ, 1922 में चौरी चौरा हुआ, ठीक। चौरी चौरा क्यों हुआ था, असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, यही जब जलियांवाला बाग कांड होता है उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन को थोड़ा बल मिलता है, तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। और 1922 में कुछ पुलिस कर्मियों को चौरी चौरा के पुलिस थाने में बंद करके जो है लोग यहाँ पे जला देते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, गोरखपुर में। तो गांधी जी जो आह्वान करते हैं कि जो है वापस ले लिया जाए असहयोग आंदोलन। इस पर बहुत सारा कमेंट भी आता है, लेकिन अभी हमारा काम वो नहीं है। अभी हमारा काम है कि 1922 में, ठीक है, 4 फरवरी को शायद, ठीक है, एक बार ही कंफर्म कर लीजिएगा, 4 या 5 में थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक हत्याकांड होता है, ठीक है, जिसके कारण महात्मा गांधी ने जो है वापस ले लिया, ठीक। फिर एक चीज़ और है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन भी इसी के समय होता है। 1920 में एम.एन. रॉय जो है, ठीक है, ताशकंद जाते हैं, ताशकंद, और वहाँ पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने के लिए भी जो है एक व्यवस्था होती है, मतलब कि स्टार्ट करते हैं। हालांकि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, सीपीआई जो थी, वो 1924 में इस्टेब्लिश हुई, लेकिन इसका जो बीज बोने की स्थिति है वो वहीं पर हो जाता है, ठीक है। फिर काकोरी कांड डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती आप सुने होंगे 1925 में, ठीक है। इसका भी पूछता है 9 अगस्त शायद, ठीक है, ठीक है। तो काकोरी नामक स्थान पर एक ट्रेन की लूट होती है, उसी को काकोरी डकैती कहते हैं, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी होती है। अब ये भी पूछता है, तो एक बार ये भी चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ, क्या क्या होता है, राजेंद्र लहड़ी और रोशन, ठीक है ना, रोशन सिंह, राम बिस्मिल प्रसाद, समझ लीजिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, ठीक है। और चौथे कौन थे, चौथे अशफाक उल्लाह खां, ठीक। तो रोशन सिंह को होती है इलाहाबाद में, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल को होती है गोरखपुर में, ठीक है, और अशफाक उल्लाह खां को होती है शायद फैजाबाद में, ठीक। तो इनको हो गई फैज़ाबाद में, और इनको होती है राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में। ये चीज़ें भी पूछती है, एक बारी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इस केस में एक व्यक्ति है भानु चंद्र गुप्ता, इन्होंने पैरवी की थी इस केस की, ठीक है, मतलब लड़े थे केस। काकोरी ट्रेन डकैती में एकमात्र अभियुक्त सचिंद्र बख्शी को आजीवन कारावास हुआ, नाम याद रखिएगा, सचिंद्र बख्शी, ठीक है ना, सचिंद्र बख्शी को आजीवन कारावास हो जाता है, ठीक। और इनके ही समय में प्रिंस ऑफ वेल्स आते हैं 1921 में, और 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं खोला था, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं खोला था, ठीक ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं खोला था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं पेज ऐड कर लेता हूँ, बता देता हूँ आपको, तो ये चीज़ें भी सुन लीजिए। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत आते हैं। अब आता है लॉर्ड इरविन, ठीक है ना, लॉर्ड इरविन, ठीक। लॉर्ड इरविन के समय में भी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यकाल इनका भी रहा है। 1926 से 31 के बीच में लॉर्ड इरविन जो है यहाँ पर भारत में रहते हैं। 1927 में इनके समय में सबसे इंपॉर्टेंट काम ये हुआ कि साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन का गठन हुआ, ठीक है ना, साइमन कमीशन का गठन 28 में जो है साइमन कमीशन, ठीक, आया,
कहाँ आया? भारत आया। ठीक, तो इसका विरोध होता है, तो इसमें लाला लाजपत राय जो है विरोध करते रहते हैं पंजाब की तरफ से। साइमन गो बैक, काले पोस्टर दिखाए जाते हैं। ठीक है, क्यों दिखाए जाते हैं? क्योंकि 7 सदस्यीय कमेटी है जो कि 1919 का जो मॉन्टफोर्ट सुधार है या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है उसकी समीक्षा के लिए आता है, लेकिन 10 वर्ष से पहले ही आ जाता है और कोई भारतीय नहीं है। मुख्यतः ये है कि 7 लोगों में साइमन जो है हेड कर रहे हैं और कोई भारतीय नहीं है, तो इसीलिए साइमन गो बैक का नारा लगता है। उनको जो है लाठियां बरसाई जाती हैं सैंडर्स की आज्ञा के द्वारा। फिर उसके बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। बदले में जो भगत सिंह है वो अपने पंजाबी नेता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। पूरी स्टोरी ब्रीफ में बस इतनी है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? एक सर्वदलीय बैठक होती है जिसके अध्यक्ष होते हैं मोतीलाल नेहरू, और नेहरू रिपोर्ट आती है किसके अगेंस्ट में? वर्कन हेड के अगेंस्ट में। ठीक है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है किसके अगेंस्ट में? लॉर्ड बर्किन हेड। बर्किन हेड ये कहता है कि ठीक है तुम लोग अपने से बना लोगे क्या? इतने होशियार तो नहीं कि अपने से अपना संविधान बना सकते हो। तो उसी के जवाब में जो है नेहरू रिपोर्ट आती है। फिर 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना अपनी 14 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत करते हैं, और ये सब इरविन का काम है। काल चल रहा है मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना वो बहुत कट्टर भारतीय समर्थक थे स्टार्टिंग में। ठीक है, ये बात दूसरी है कि बाद में किसी तरह से जो भी डिप्लोमेसी रही हो अंग्रेजों की, जो भी लोभ रहा हो, जो ब्लैकमेलिंग रही हो, पता नहीं एग्जैक्टली, मैंने उस तरह की कोई बुक ऐसी नहीं पढ़ रखी है जिसमें उनके विचार प्रस्तुत हुए हो। ठीक है, तो बाद में वो कन्वर्ट होते हैं, लेकिन पहले जो है वो बहुत मतलब हो सकता है कि कुछ हिंदूवादी नेताओं के कार्यों से भी थोड़ा सा मतभेद हो गया हो मन में, लेकिन बहुत अच्छे पैट्रियट रहते हैं स्टार्टिंग टाइम में। ठीक है, तो 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्रीय जो है मांग रखी जाती है। ठीक, ये चीज़ याद रखनी है कि 14 सूत्रीय मांग रखी जाती है। फिर 1929 में जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो जो है पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। ठीक है, आपने ये सुना भी होगा कि रावी के तट पर लाहौर अधिवेशन में रावी के तट पर जो है झंडा फहराते हैं, और वो शायद 31 दिसंबर का शायद था, मतलब कुछ ऐसा होने वाला था। ठीक है, उसके बारे में स्टेटमेंट होगा जो हम लोग अभी जीएस में पढ़ेंगे, तो मैं आपको वो चीज़ बिल्कुल क्लियरली बता दूंगा। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है 1929 में। तब भी कौन था? तो इरविन का ही शासन उस समय चल रहा था। लाहौर षड्यंत्र केस आता है, जतिन दास की 64 दिन के भूख हड़ताल में मृत्यु हो जाती है। लाहौर षड्यंत्र केस, ठीक है ना, लाहौर कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भगत सिंह और उनके सहयोगियों को जो है पकड़ लिया जाता है। इसके लिए आप देख सकते हैं द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। ठीक है, इस मूवी को भी आप देख सकते हैं। ठीक, देखिए जब भी कोई मूवी देखिए ना इस टाइप की जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, तो पूरे दिल से देखिए, उसकी स्टोरी थोड़ी समझ में आएगी। ठीक, जैसे आप अगर हिस्ट्री समझना चाहते हो तो द गांधी मूवी जो है पुरानी वाली, ठीक, वो देख लो। स्लो मूविंग मूवी है, लेकिन एक एक नाम आप ढंग से अगर सुनोगे ना तो बहुत मजा आएगा। मतलब आपको वो नाम परीक्षाओं में दिखाई देंगे। ठीक, और स्टोरी जो होती है ना उसकी, वो थोड़ी एक्चुअली बायोग्राफी टाइप होती है, मतलब लोगों के जीवन से प्रभावित, रियल स्टोरी से प्रभावित है, तो बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं रहता है। ठीक, तो इसमें ये भी दिखाता है लाहौर षड्यंत्र केस या लाहौर कॉन्स्पिरेसी में कि किस तरह से भगत सिंह और उनके साथी जो है पकड़ लिए जाते हैं, और वो लोग कहते हैं कि हम लोग आमरण अनशन करेंगे। और इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है जतिन दास। ठीक है, जबरदस्ती उस मूवी में दिखाया गया है कि उसके मुंह में दूध डाला जा रहा है, उसका मुंह खोल करके हाथ से पकड़ करके, ठीक है, मारा जा रहा है कि कुछ खा ले, लेकिन वो खाता नहीं है। तो जतिन दास जो है 64 दिन के बाद 64 दिन उपवास के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले कहता है कि देखा आज भी भगत मैंने कुछ नहीं खाया। ठीक है, फिर आता है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का ऐलान होता है। 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाने का ऐलान होता है, और वो चीज़ पूर्ण स्वराज के दिन ही डिसाइड हो गई थी कि 26 जनवरी को हम लोग इस तरह से मनाएंगे। पूरे देश में पहली बार ये चीज़ मनाई जाती है। फिर दांडी मार्च स्टार्ट होता है 12 मार्च को। तो सारा बवाल जो है, मुख्य बवाल, वो इरविन के ही खाते में जो है आता है। तो 1930 में गांधी जी पहले भी हालांकि एक्टिव थे। गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया। ठीक है, अपने 279 टोटल लोग थे, शायद 278 नहीं, 78 सहयोगियों के साथ। ठीक ना, ठीक है, तो 78 सहयोगियों के साथ ये दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं गांधी जी। साबरमती आश्रम से ये स्टार्ट होता है।
साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है। कुल 385 किलोमीटर जो है ये लोग पैदल चलते हैं। और नौसारी ज़िले में दांडी है। दांडी कहाँ पर है? नौसारी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। नौसारी डिस्ट्रिक्ट में दांडी है, वहाँ पर जाते हैं और ये दांडी मार्च ख़त्म होता है। अब यहाँ पर जो है नमक उठाते हैं 6 अप्रैल 1930। दोनों डेट याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली प्रश्न पूछता है, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को समुद्री तट पर नमक उठाते हैं, ठीक है। नमक उठाते हैं और नमक कानून तोड़ने के लिए आह्वान कर देते हैं। और यहाँ से स्टार्ट होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है ना। नाम क्या होता है इसका? सविनय के साथ सविनय अवज्ञा कर देंगे, आंदोलन चलाएंगे, ठीक। हालांकि अब तो उतना छूट नहीं है कि आप लोग चला पाओ आंदोलन, लाठी खा जाओगे, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और 5 मार्च को फिर जो 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में। सैकड़ों बार प्रश्न पूछा हुआ है, मतलब लिटरली सैकड़ों बार प्रश्न पूछा हुआ है, किसी भी एग्जाम में उठा लोगे कुल मिलाकर के 100-150 बार प्रश्न पूछा हुआ है कि गांधी इरविन समझौता कब होता है। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, ठीक है, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर रुक जाता है। सविनय रुक गया, ठीक है। और गांधी जी को गिरफ्तार करके उसके पहले ही जो है यरवदा जेल में डाल दिया जाता था 6 मई 1930 में ही, ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 2 टुकड़ों में हुआ है, आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इस बार आया भी हुआ था कि वो कौन से 2 टुकड़े हैं, मतलब कब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है, ठीक है। अब देखो गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च को और उसके 18 दिन बाद 23 मार्च को जो है भगत सिंह को फांसी हो जाती है। 23 मार्च को जब फांसी हो जाती है तो कांग्रेस की आपातकालीन बैठक आती है, ठीक। तो 23 मार्च को फांसी होती है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। और आपातकालीन जो है कराची अधिवेशन होता है INC का, ठीक। फांसी किसको होती है? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ठीक। तो ये सारी चीज़ें एलिबोरेट करके पढ़ेंगे। फिर इनके बाद जो है आता है आपका लॉर्ड वेलिंगटन, और लॉर्ड वेलिंगटन के बाद लॉर्ड लिथगो, और लास्ट आते हैं माउंटबेटन। तो ये सारी चीज़ें फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और नया टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए एक बार बताना चाहता हूँ कि जितनी मेहनत मैंने कर रहा हूँ, ठीक है, लिटरली आप सोचो जितने पेजेस मैंने लिखे हैं, मैं तो पलटते जा रहा हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जितने पेजेस मैंने लिखे हैं लगभग मॉडर्न का एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर दिया है। मतलब अगर क्वेश्चन फंसने होंगे तो इतने में फंसेंगे, और भी पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे, ऐसे पॉइंट्स बताए जाएंगे, ठीक है, जो मतलब आप पेड कोचिंग्स में पढ़ते होगे, ठीक है, या हो सकता है कि तब भी ना बता पाते हो। तो बस एक ही चीज़ चाह रहा हूँ ना, कम से कम यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने स्टेटस पे लगा लो व्हाट्सअप के, और कुछ नहीं चाहिए, हफ्ते भर लगा लो बस, ठीक है। हम मेरे सब्सक्रिप्शन मतलब अगर बढ़ेंगे सब्सक्राइबर मेरी वजह से अगर बढ़ेंगे तो मुझे खुशी होगी यार, ठीक है। और खुशी ही नहीं होगी, केवल खुशी का ही मुद्दा नहीं है, देखो खुशी होगी और दूसरी चीज़ बूस्ट हो जाऊँगा कि भाई इतने लोग मुझे आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं न्यू कमर हूँ UPSC हिंदी पे, तो थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद आज के लिए।